हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बीपी शर्मा में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्यामिति का चौथा पार्ट। और चौथे पार्ट में अपन पढ़ेंगे चतुर्भुज। तो अपन देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजा। चतुर्भुज की परिभाषा क्या होगी? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। चार भुजाओं से घिरी होनी चाहिए और बंद होनी चाहिए आकृति, वो क्या होगी? चतुर्भुज। और चतुर्भुज में अवयव देखो क्या क्या हो सकते हैं। अवयव होते हैं चार तो होगी भुजा, चार ही होंगे कोण, फिर दो होंगे विकर्ण। ये इसमें अवयव होते हैं। अपन इसमें चतुर्भुज में पढ़ते हैं आयत और वर्ग। इनको तुलनात्मक रूप में देखते हैं। तुलनात्मक रूप में ऐसे देखते हैं। आयत होता है यह आयत, और वर्ग होता है तो ये वर्ग होता है। तो आयत में एक नंबर होता है आमने सामने की भुजा बराबर। और वर्ग में क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है। आयत में कोण क्या होता है? प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। सब कोण 90 डिग्री के होंगे, ध्यान रखें। वर्ग में चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। इसमें भी विकिरण कितने होते हैं? 2। और वर्ग में भी विकिरण कितने होते हैं? 2। आगे देखते हैं। जब अपन आयत में विकिरण खींचते हैं, ये 2 विकिरण खींचेंगे, इसके अलावा कोई विकिरण नहीं खींच सकते। तो आयत में क्या होते हैं? विकर्ण है बराबर होते हैं। दोनों विकरणों की लंबाई क्या होती है? बराबर होते हैं। तथा जब ये काटते हैं तो आपस में क्या करते हैं? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होता है ये दोनों आपस में समान 2 भागों में काटते हैं। इसका मतलब इधर वाला विकर्ण बराबर होगा, इधर वाला और इधर वाला क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी प्रकार से अपन वर्ग में देखते हैं। 4 नंबर वर्ग में देखते हैं तो इसके विकिरण भी बराबर होते हैं। परंतु जब ये काटते हैं तो समकोण पर काटते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये एक वर्ग है, इसके विकिरण अगर आपस में काटते हैं तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? समकोण होगा। और इसके विकिरणों की लंबाई है जो कि बराबर होगी। समद्विभाजित का मतलब समान 2 भागों में बांटेगा। परंतु आयत में यह जरूरी नहीं है कि इनके कोण क्या हो? 90 डिग्री के हो। अगला 5वां पॉइंट अपन देखते हैं। भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर क्या बनेगा? भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर समचतुर्भुज बनेगा। और इससे क्या बनेगा? वर्ग ही बनेगा। अगर अपन जैसे ये है एक वर्ग, इसमें अपन इन चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर आपस में मिलाते हैं तो ये वापस क्या बनाएगा? ये वर्ग ही बनाएगा। परंतु अगर आयत में चारों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बनाएगा? वह समचतुर्भुज बनाएगा। अगला पॉइंट जो इसी के लिए है, इसका अगला पॉइंट है आयत की आसन भुजाएं। आसन भुजा का मतलब है पास पास वाली भुजा। आसन भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकिरण पर बने हुए वर्ग के बराबर होगा। ये कैसे होगा? जैसे ये आयत है, इसका विकिरण ये है, तो आप इस पे एक वर्ग बनाओगे। ये क्या बनाओगे? एक वर्ग बनाओगे। तो आसन भुजाओं का वर्गों का योग ये हो गया ABCD। तो इसमें लिखोगे AB का स्क्वायर, आसन भुजा ये हो गई,
प्लस AB और BC का स्क्वायर बराबर किसके होगा, वर्ग। वर्ग तो ये इसी पे बना विकर्ण पे, तो हो जाएगा BD का स्क्वायर। इससे आप इन भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर लोगे। देखिए वापस मैं बता देता हूँ, आसन भुजाओं के बराबर होगा, तो इसमें आसन भुजाएं ये हो गई, एक भुजा ये दो भुजा, इन दोनों का वर्गों का योग इसके विकिरण के पर बने हुए वर्ग के बराबर होगा। अगला अपन 3 नंबर पढ़ते हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जो ज्यामिति के रूप में है, तो समचतुर्भुज का मतलब होता है, सम का मतलब है समान, चारों भुजाएं। इसका मतलब जो चतुर्भुज बनेगा उसमें चारों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। इसको ऐसे भी बनाया जाता है, पतंग के आकार का भी। तो चारों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। इसमें 1 नंबर तो हो गए चारों भुजाएं समान, मतलब लंबाई में चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। 2 नंबर होगा इसमें सम्मुख कोण बराबर। सम्मुख कोण का बराबर होना का मतलब है ये सामने वाले, आमने सामने वाले कोण हमेशा ही क्या होंगे, समचतुर्भुज में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बात आती है विकिरण की। तो समचतुर्भुज के विकिरण होते हैं, 3 नंबर है, विकिरण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। किसके जैसे, वर्ग के जैसे। वर्ग के जैसे ही समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। 4 नंबर है, एक वर्ग आयत होता है। वर्ग आयत कैसे होता है, अगर अपन वर्ग बनाते हैं तो आयत की परिभाषा क्या होती है, आमने सामने एक भुजा है, तो वर्ग में भी तो आमने सामने एक भुजा बराबर होती है। तो एक वर्ग आयत होता है तथा समचतुर्भुज भी होता है। इसका मतलब वर्ग है जो क्या हो सकता है, समचतुर्भुज हो सकता है। अगला 5वां पॉइंट समचतुर्भुज के लिए, विकर्णों के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर इसके विकिरण, जैसे इसमें A B C D लिख दिया, तो भुजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। ये भुजाओं का स्क्वायर हो गया। अब ये किसके बराबर होगा, ये विकिरण के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये एक प्रमेय है जो कि सवालों पे डिस्कशन होता है। इस प्रमेय पे बहुत से सवाल बने हुए हैं इस पे। तो अगला टॉपिक है आपके लिए समलंब चतुर्भुज। ये चतुर्भुज के मेन पॉइंट है, इन्हीं आधारों पर सवाल पूछे जाते हैं। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें एक जोड़ा क्या होता है, जैसे ये चतुर्भुज है तो इसमें एक जोड़ा तो क्या होगा, समांतर होगा, और अगला जोड़ा क्या होगा, असमांतर होगा। जैसे एक जोड़े का मतलब है आमने सामने की भुजा, ये दो समांतर है, एक ही तो जोड़ा समांतर है, ये दूसरा जोड़ा समांतर नहीं है, तो ये कहलाता है आपके लिए समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का विकिरण होता है ना, ये एक विकिरण और ये दो विकिरण, तो इसमें विकिरण क्या होता है, अनुपात में बराबर होते हैं। जैसे विकिरण एक दूसरे को काटते हैं तो अनुपात में बराबर काटते हैं। तो अपन इसको लिखेंगे तो कैसे लिखोगे आप, ये हो गया ओ बिंदु, ओ बिंदु पे ये क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो AO बट्टा OC बराबर किसके होगा, BO बट्टा OD। ये इसका अनुपात हो गया। इस भुजा का अनुपात और इस विकिरण का अनुपात दोनों के क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब ये अनुपात में बराबर में काटता है। अगला पॉइंट इसके लिए है, एक पॉइंट हो गया समलंब चतुर्भुज में। मैंने वापस बता देता हूँ, एक भुजा क्या होती है, समांतर होती है। एक भुजा का जोड़ा समांतर होता है, दूसरी भुजा का जोड़ा समांतर नहीं होता है, वो समलंब चतुर्भुज होता है। और इसमें विकिरण है जो कि आपस में बराबर अनुपात में काटते हैं। परंतु अगली चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाएं, असमांतर भुजाएं कौन कौन सी हुई, देखो ये हो गई समलंब चतुर्भुज हो गया आपके लिए, ये हो गई। ये दोनों भुजाएं क्या असमांतर है, कहीं ना कहीं तो काट ही रही है।
तो असमांतर भुजाओं को मध्य बिंदु को अपन मिलाते हैं, क्या करते हैं, असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं। तो समांतर, इसमें अपन इन चीज़ों को, अपन इस भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। जैसे अपन इसको लिखते हैं ए बी सी डी, ये हो गया आपके ई और एफ। अब आपको ई एफ की लंबाई ज्ञात करनी है। ई एफ की लंबाई ज्ञात करनी है, इसका मतलब अपन ने किन को मिलाया, मध्य बिंदु को मिलाया या नहीं मिलाया, मध्य बिंदु को मिलाया, तो इसका आधा हो जाएगा, किसकी, समांतर भुजाओं के योग की आधी हो जाएगी। ए बी प्लस सी डी के योग की आधी इसकी लंबाई ये होगी। अगला पॉइंट समलम चतुर्भुज से संबंधित ही है। तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा, ये जैसे आपके लिए समलम चतुर्भुज है, ये समलम चतुर्भुज बनाया हुआ है। तो समलम चतुर्भुज में अपन विकिरण खींचते हैं, ये क्या हो गए इसके विकिरण। तो ये इसका मध्य बिंदु नहीं है, परंतु अपन विकिरणों के मध्य बिंदु को मिला देते हैं। तो अपने को इस लाइन की लंबाई क्या करनी है, अपने को ज्ञात करनी है। जैसे इसको मैं लिख देता हूँ ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया पी, और ये क्यू। तो पी और क्यू क्या है, बी डी और एस सी विकिरण के क्या मध्य बिंदु है। तो अपन पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। पी क्यू की लंबाई क्या होगी, डी सी माइनस ए बी। ये दोनों क्या है, डी सी यू माइनस ए बी, देखो समांतर भुजाएं, और उनका क्या हो जाएगा आधा, इसकी लंबाई क्या होगी, इन दोनों का योग अंतर होगा, उसकी आधी इसकी लंबाई होगी। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं आपके लिए नंबर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सॉरी ये 5 नंबर है। क्यों, अपन ने आयत पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया, और समलम चतुर्भुज पढ़ लिया, और सम चतुर्भुज पढ़ लिया। ये चतुर्भुज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत से ज़्यादा सवाल आते हैं। तो पहले तो इसकी परिभाषा देखते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब है इसकी दो भुजाओं के जोड़े समांतर होंगे। दो भुजाओं के जोड़े का मतलब ये भुजा इसके समांतर होगी, और ये भुजा इसके समांतर होगी। तो ये दोनों क्या होगी, सम्मुख भुजाएं, आप कह सकते हो कि समांतर होनी चाहिए, तब ये होगा इसका समांतर चतुर्भुज। अब इसमें अपन पढ़ते हैं, 1 नंबर तो हो गया सम्मुख भुजा समांतर। 2 नंबर इसके लिए अपन पढ़ते हैं, इसका एक विकिरण, अगर इसको एक विकिरण खींचा जाए इसमें, तो 2 सर्वांगसम त्रिभुज बनेंगे। दो क्या बनाता है, सर्वांगसम त्रिभुज बनाता है। कैसे, अगर इसमें अपन ये विकिरण खींचते हैं, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अपन देख ली, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, और वो सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर भी होगी। ध्यान रखें, ये आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, और इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। 3 नंबर लिख दो, सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान रखें, आपको ये कोण देकर के ये कोण पूछा जा सकता है। और आसन कोण क्या होंगे, संपूरक होंगे। आसन कोण संपूरक होंगे। संपूरक का मतलब क्या होगा, संपूरक का मतलब होगा 180 डिग्री के होंगे। इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री का। अब देखो, समांतर चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज होता है। क्यों होता है, क्योंकि समलम चतुर्भुज में एक भुजा का जोड़ा ही क्या होता है, समांतर होता है। इसमें ये संतुष्ट होती है समीकरण, तो इसका मतलब ये भी समलम चतुर्भुज ही होता है। अब अगला पॉइंट है आपके लिए, अगर समांतर चतुर्भुज के विकिरण समान होंगे, तो वह क्या होगा, आयत होगा। क्यों होगा आयत, क्योंकि आयत के विकिरण क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकिरण अगर बराबर दे दिए, और वो आकृति कौन सी होगी, तो वो आकृति होगी आयत होगी। अगर विकिरण लंबवत होते, ओनली लंबवत, तो वो क्या होता, समचतुर्भुज होता। विकिरण लंबवत होते तो क्या होता, समचतुर्भुज होता। अगर विकिरण बराबर वे लंबवत होते, बराबर वे लंबवत होते, तो क्या होता, वे वर्ग हो जाता।
वो क्या बन जाता, वर्ग बन जाता। ये इसी के ही सवाल है। अपने को सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि समांतर चतुर्भुज में अगर विकिरण लंबवत हो तो वो कौन सी आकृति होगी, तो समचतुर्भुज होगी। इसी के अनुसार अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है आपके लिए, समांतर चतुर्भुज के विकिरण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं। अगली चीज़ है आपके लिए 9 नंबर, यदि अपन एक काम करते हैं, ये समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, इस पे अपन 2 विकिरण खींचते हैं। 2 विकिरण खींचने पर ये 4 त्रिभुज बन रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये 4 नंबर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो इसमें क्या होता है कि 1 नंबर व 3 नंबर त्रिभुज, 2 और 4, इन त्रिभुजों का क्या होगा, आपस में ये दोनों क्या होंगे, क्षेत्रफल में बराबर होंगे। क्षेत्रफल इसका और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, इसका और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब अगली बात आती है, समांतर चतुर्भुज के भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाते हैं। भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने पर क्या होगा, समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। ध्यान रखें, समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो ये देखते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज है आपके लिए, ये आपके लिए समांतर चतुर्भुज है, इनसे आपने चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया, तो ये भी एक क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। और जो समांतर चतुर्भुज बनेगा उसका क्षेत्रफल मूल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। EFGH का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 ABCD का क्षेत्रफल, मतलब बड़े वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होगा अंदर वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब अगली चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट, ध्यान रखें। अब जैसे आपके लिए एक बात है, एक ही आधार तथा एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, एक ही आधार, आधार का मतलब ये हो गया एक ही आधार है। अब समांतर चतुर्भुज बनाओगे तो ऐसे बनाओगे या नहीं बनाओगे, तो ये आधार है, इसमें आपने क्या बना लिया, समांतर चतुर्भुज बना लिया। तो ये बना लिया आपने समांतर चतुर्भुज। इसी आधार में आप दूसरा समांतर चतुर्भुज बनाते हो और ये दोनों एक ही रेखा होती है, समांतर रेखाएं, तो आप इस समांतर चतुर्भुज का ABCD समांतर चतुर्भुज का अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे, जैसे ये हो गया ABCD, और अब इसका भी आप क्षेत्रफल निकालोगे तो ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर एक ही आधार में समांतर चतुर्भुज बना हुआ हो, इसी में आप क्या बनाते हो, त्रिभुज बनाते हो। 2 नंबर पॉइंट है, एक ही आधार व समांतर रेखा के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ध्यान रखें इस चीज़ को, इसको आप समझते हो तो देखो, जैसे ये समांतर चतुर्भुज बना दिया मैंने, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपने समांतर चतुर्भुज बना दिया। इसमें अगर मैं आपको एक त्रिभुज बनाना सिखाऊं तो त्रिभुज आप ऐसे बनाओगे, तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा। जैसे ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, वो हमेशा ही आधा ही होगा, ध्यान रखें। अब अगला टॉपिक क्या है आपके लिए, अगर एक आधार में आयत बना हुआ है, एक ही आधार में आप क्या बनाते हो, आयत बनाते हो।
आयत बना लिया, और इसी में आप क्या बनाते हो, एक त्रिभुज बनाते हो। तो इसमें आयत का क्षेत्रफल का आधा होगा कौन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो इसमें आयत का क्षेत्रफल का आधा कौन होगा, आयत का क्षेत्रफल में अगर 2 का भाग दोगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके लिए। और अगली बात है, आप अगर 2 समांतर लाइनें हैं, इसके बीच में आप अगर विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाते हो, इसी समांतर लाइन पे अगर आप विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाते हो, तो ये त्रिभुज सभी त्रिभुज क्या होंगे, क्षेत्रफल में हमेशा ही बराबर होंगे। तो इस तरह से ये आपके लिए चतुर्भुज टॉपिक था, वो कंप्लीट हो गया है। चतुर्भुज से संबंधित सवाल है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कभी प्रश्नावली में, जो ज्यामिति से संबंधित सवाल अपलोड करूंगा उनमें। तो आपके लिए ये चतुर्भुज के महत्वपूर्ण टॉपिक थे, इम्पोर्टेंट बिंदु जो मैंने आपको बता दिए। तो इसी के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।